हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सारे बढ़िया हो? अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अब तक हमने 4 क्लास ले ली है ना? तो ऑलमोस्ट पोर्शन मैंने कवर कर दिया है, मतलब एक पोर्शन इसका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरे पोर्शन में मैंने गैल्वेनिक सेल वगैरह आपको समझा दिया है, साल्ट ब्रिज के फंक्शंस वगैरह समझा दिए हैं। ठीक है, तो इतना काम करवा दिया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेल का निरूपण वगैरह समझाया था, तो कैसे एक गैल्वेनिक सेल को आप क्या करोगे, कॉपी पे लिखते कैसे हो, उसकी इक्वेशन को मतलब लाइक रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये सारी चीजें करवा दी है। ठीक है, अब फिलहाल हम अपनी इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रोड विभव वगैरह क्या होता है ना, यानी ईएमएफ क्या होता है सेल का, और फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है, कौन सी नहीं होती है, नष्ट समीकरण वगैरह आप समझोगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता सेल वगैरह समझोगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं एक एक करके बहुत सारी। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा शुरू कर लेता हूं, और अगर आप लोगों के डाउट्स वगैरह होंगे तो बीच बीच में आप लोग इन्फॉर्म कर देना मुझे। ठीक है, और क्लास में लेट मत हुआ करो, आप लोग ज्वाइन किया करो टाइम से बिल्कुल। ठीक है, हाँ बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है कहां से, इलेक्ट्रोड विभव से। ठीक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव एग्जैक्टली होता क्या है। अगर यहाँ अवधारणा की बात करें तो कह रहा है जब एक धातु को अपने आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो तीन संभावनाएं होती हैं। क्या क्या? अगर एक इलेक्ट्रोड को, एक धातु की प्लेट को अगर मैं उसके क्या करूंगा, आयनों के विलयन में डुबा दूंगा, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पहला ये कि आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाया है कि कॉपर की एक इलेक्ट्रोड को मैंने उसी के, सपोज करो कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, और कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन बार बार अगर क्या होते हैं ना आपके इलेक्ट्रोड यानी धातु की प्लेट से टकराते हैं, और टकराने के बाद इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, लेकिन और भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर क्या हो, यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन से टकराकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु परमाणु में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हो सकता है आपका अपचयन हो जाए। अपचयन का मतलब बच्चों कि यहाँ पे आयन बार बार टकराए, यहाँ पे क्या हो बच्चों, आयन बार बार टकराए इससे, और आयन बार बार टकराने की वजह से, यानी क्या टकरा रहा है आपका Cu2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन आपके इलेक्ट्रोड यानी धातु की प्लेट से बार बार टकराए, और प्लेट के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन लेके इसका क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। यानी जो आपका क्या है विलयन में जो आयंस हैं वो आयंस उस पे क्या होने लगे, जमा होने लगे। कैसे बच्चों, कॉपर में कन्वर्ट होके, यानी अपचयन हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा ये हो सकता है कि धातु परमाणु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देकर अपने आयनों में ऑक्सीकरण हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आयन बार बार हो सकता है टकराते रहे, आयन यहाँ पे क्या होता रहे, बार बार टकराता रहे, और टकराने की वजह से इसमें से आपके मेटल प्लेट से यानी धातु की प्लेट से कुछ आयन यहां से टूट के और कहां आ जाएं, विलयन में आ जाएं। और जब टूट के बच्चों विलयन में आते हैं तो यहां से कॉपर दो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे लूज कर देता है। देखो ध्यान देना, जब यहां से टूट के विलयन में आएगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, छोड़ आएगा प्लेट पे, और सीधा किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना, एग्जैक्टली विभव होता क्या है। विभव का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक तरह का क्या होना, फोर्स का डेवलप होना, जिससे कि मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो, आसानी से हो पाए। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, तीन स्टेट बताई कि या तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन टकराए, और मतलब आयन टकराए, और आयन टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा यानी ले लेगा, तो इससे क्या होगा, पिछले वाले केस में देखो, अगर टकरा के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है और लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो बच्चों प्लेट से जब टकरा के दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में आपका घूमता रहेगा क्या, नेगेटिव चार्ज।
तो प्लेट और बिलियन के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो एक विभव जनरेट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर धातु की प्लेट के लिए। दूसरे वाले केस में देखो क्या हो रहा है। दूसरे वाले केस में जब यहाँ पे कॉपर टूट के किस में आ रहा है बच्चों? कॉपर 2+ आ रहा है बिलियन में। अब बिलियन में जो है वो क्या बढ़ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। आपकी प्लेट पे क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। तो प्लेट पे नेगेटिव आ गया और बिलियन में पॉजिटिव, तो बिलियन के पॉजिटिव और प्लेट के नेगेटिव, दो टर्मिनल कन्वर्ट हो गए। और जब दो टर्मिनल आपके जनरेट हो गए तो इन दोनों के बीच में जो आपका क्या हो रहा है? विभव जनरेट हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस फर्क यहाँ है कि यहाँ पे जो विभव है वो ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे जो विभव है वो ऑक्सीकरण विभव है, और यहाँ वाला जो विभव था वो क्या था? अपचयन विभव है। ठीक है, तो दो तरह के विभव होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो नीचे वाली बात ध्यान देना, कह रहा है इस आवेश पृथक्करण के कारण धातु एवं विलयन के बीच में एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड विभव तीन तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों आपका ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव की अगर आप लोग बात करोगे यहाँ पे तो ध्यान देना, कह रहा है इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, यानी क्या हो बच्चों? ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति हो, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करे, और जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? लूज करेगा, तो यहाँ पे हम उसे क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो दो को हम कंपेयर करेंगे। ऑक्सीकरण विभव के मतलब किसकी टेंडेंसी, किसकी प्रवृत्ति कैसी है, कितना है इलेक्ट्रॉन क्या करने की? त्यागने की, देने की। एक होता है बच्चों आपका अपचयन विभव। अपचयन विभव बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, यानी अपचयित होने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? अपचयन विभव बोलते हैं। जैसे यहाँ कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है बच्चों? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव परस्पर विपरीत होते हैं, यानी दोनों ही बराबर होते हैं बच्चों। ऑक्सीकरण और अपचयन का जो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, वो दोनों का क्या होता है? बराबर। मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज करो ये आपका क्या है बच्चों? ये अगर आपका अपचयन विभव है, ये क्या है बच्चों? अपचयन विभव है 0.76, तो वो बराबर होगा किसके? ऑक्सीकरण विभव के। बस साइन का फर्क होता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ऑक्सीकरण विभव आपका क्या होता है? बराबर होता है किसके? माइनस ऑफ अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे ये बात कि आप कभी भी अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दिया है तो आप उसे अपचयन विभव बना सकते हो, अपचयन दिया है तो उसे ऑक्सीकरण बना सकते हो। बस आपको करना क्या है? एक माइनस साइन लगा देना है। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है अंशु, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात कर सकते हैं हम नवीनतम परंपरा की, यानी अभी हम मॉडर्न में क्या यूज करते हैं करंट टाइम में। करंट टाइम की अगर हम बात करें तो कह रहा है अर्धसेल अभिक्रियाओं को सदैव अपचयन अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यानी जितनी भी सेल की अभिक्रियाएं होती हैं सबको अपचयन अभिक्रिया के फॉर्म में हम लिखते हैं, ऑक्सीकरण की बात नहीं करते। इनमें जो विभवों को अपचयन विभव के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी बैटरी का जो वोल्टेज होता है बच्चों, कहते हैं ना कि 12 वोल्ट की बैटरी है या 20 वोल्ट की बैटरी है या 2 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, तो उसमें जो वोल्टेज बताते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं, हमेशा वो प्लेट का कौन सा विभव लेते हैं? अपचयन विभव लेते हैं, ऑक्सीकरण विभव नहीं लेते डेली यूज में। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो बच्चों कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से वाले सेल का इलेक्ट्रोड विभव कितना है ना, धातु की प्लेट का? तो वहां पे बच्चों कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या क्या ध्यान रखते हो बच्चों? तो मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं आपको यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रोड का विभव किन बातों पे डिपेंड करता है। पहले तो ये
कि ये क्या होती है, धातु की प्लेट होती है। ये क्या होती है बच्चों, धातु की प्लेट होती है। यहाँ पे बच्चों आप एक तरह का क्या लेते हो बच्चों, विद्युत अपघट्य लेते हो। यहाँ पे क्या लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य। यहाँ पे लेते हो आप विद्युत अपघट्य। अब और क्या चीजें, तो जैसे धातु के आयनों की प्रकृति बच्चों, अब जिस मेटल प्लेट को आप लोगे उसके आयनों की प्रवृत्ति कैसी है ना, यानी प्रकृति कैसी है इस पे डिपेंड करेगा। विलयन में आयनों की सांद्रता बच्चों, यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य ले रखा है इसकी सांद्रता कितनी है। अगर ज्यादा सांद्रता है तो विभव ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। यानी कहने का मतलब है सांद्रता पे भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा बच्चों तापमान। तापमान से आपको पता है कि विद्युत अपघट्य कितना आयनाइज होता है, आयनों में कितना बदलेगा। ठीक है, तो आयनों यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो क्या, विघटन की मात्रा। ठीक है, ये सब क्या होता है, बदलता है बच्चों। इस वजह से यहाँ पे तापमान भी कहीं ना कहीं वो कारक है जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोड विभव क्या होंगे, बदलते हैं। ठीक है, तो ये तीन कारक हैं बच्चों, तीनों का ध्यान रखना है आपको। सेल विभव या विद्युत वाहक बल। सेल विभव या विद्युत वाहक बल बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं। क्या होता है ये, तो ध्यान रखना, एक विद्युत रासायनिक सेल दो अर्ध सेलों से बना होता है जिसके इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव भिन्न होते हैं। आपको पता है कि एक जो आपका क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वो दो आधे सेल से मिलकर बनता है। दो आधे सेल से मिलकर बनता है, इसका मतलब कि दो आधे सेल में जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज करते हो, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। अधिक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और कम अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम क्या बनाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, दोनों की धातुएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब जब दो अलग अलग धातु के आप इलेक्ट्रोड क्या करोगे, यूज करोगे, तो इसका एग्जैक्ट मतलब है भाई कि किसी एक की क्या होगी, प्रवृत्ति ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और एक की क्या होगी, कम होगी। अब किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, इस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन कम अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड से अधिक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। ये जो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव है, ये कहीं ना कहीं प्रवृत्ति दिखाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है उसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और जिसका कम होता है उसकी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मेटल प्लेट, दो धातु की प्लेट को एक साथ आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, वैसे पता है क्या होगा, ज्वाइन करते ही आपके सर्किट से एक्सटर्नल, मतलब लाइक सर्किट से या बाहर वाली सर्किट से तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देगा बच्चों, चलना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक के इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति ज्यादा है और एक की कम। जिसकी ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, और जिसकी कम है उससे इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेगा। ठीक है, यानी ये आपका रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, तो ध्यान रहे। अब यहाँ पे सेल विभव होता क्या है एग्जैक्टली, अभी तो मैंने आपको बताया कि जब दो इलेक्ट्रोड आप लगाओगे तो दोनों के बीच में एक तरह का इलेक्ट्रोड विभव, या फिर कह सकते हो विद्युत विभवांतर क्या हो जाता है, लग जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है बच्चों, मूव करने लगता है। तो दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि दो इलेक्ट्रोड के आप इलेक्ट्रोड विभव को, दो इलेक्ट्रोड के बच्चों क्या, इलेक्ट्रोड विभव को अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, बैटरी लगा दो, वैसे बैटरी नहीं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, करंट बहना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है दोनों प्लेट अगर अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों प्लेट का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अलग अलग है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, दूसरा गेन करने लगेगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है, उन दोनों का अंतर जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल या सेल विभव बोलेंगे। यह सेल अभिक्रिया के लिए गतिशील बल का काम करता है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि इसी की वजह से यह एक ड्राइविंग फोर्स है बच्चों। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है गतिशील बल, यानी इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करना शुरू करता है, इसी की वजह से अभिक्रिया आपकी चलती है। इसे वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, यह आप लोग जानते हो। अगर गणना की बात की जाए कि ईएमएफ निकालेंगे कैसे बच्चों, तो यहाँ पे जो दो प्लेट लगा रखी है उसमें से एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है, और बच्चों एक क्या होता है,
एनोड होता है। अच्छा, जो कैथोड होता है बच्चों, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा उसे कैथोड बनाते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसे हमेशा एनोड बनाते हैं। ये बात ध्यान रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले भी समझ लिया है कि एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है मतलब बच्चों यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ध्यान रहे, जो गेन करता है उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, और जो लूज करेगा उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कम होगा। तो कम वाले को एनोड बनाते हो, ज्यादा वाले को हमेशा कैथोड बनाते हो। तो ईएमएफ निकालना हो बच्चों, सेल विभव निकालना हो, तो बस आप क्या करोगे, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो आपको यानी दोनों का डिफरेंस आपको क्या बता देगा, ई सेल बोलेंगे इसको, या सेल विभव बोलते हैं, निकल जाएगा। या कभी कभी सेल निरूपण के हिसाब से आपको देखना है तो राइट में से आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले को माइनस कर देना है। क्या करना है बच्चों, राइट वाले से लेफ्ट वाले को हमेशा क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे आपका सेल विभव निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान देना, मापन एवं निर्भरता, यानी जो आपका सेल विभव है किन बातों पे निर्भर करता है, और सेल विभव हम निकालेंगे कैसे, मापन कैसे करेंगे। तो सेल एक पोटेंशियोमीटर की सहायता से मापा जाता है। एक तरह की डिवाइस है बच्चों, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सेल विभव माप सकते हैं। ये कुछ बातों पे निर्भर करता है। किन बातों पे निर्भर करता है बच्चों, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक क्या करते हो, गैल्वेनिक सेल आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जो दोनों प्लेट लगी हुई हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, वो किस धातु की बनी है, इस बात पे क्या होगा, जरूर निर्भर करेगा। दूसरा बच्चों, तापमान पर निर्भर करता है। और तीसरी बात, जो बिलियन में आपके क्या होंगे, विद्युत अपघट्य हैं, उनकी सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर बच्चों क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। क्योंकि सांद्रता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्यादा होता है, और कम होगी तो कम होता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, यानी बच्चों जो आप बात करते हो इलेक्ट्रोसिटी में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो आप लोग, है ना, स्थिर वैद्युतिकी वगैरह पढ़ते हो आप लोग, जो भी है, ठीक है। तो उसमें आप जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, विभवांतर की बात करते हो, वो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ से कितना अलग है, कैसे अलग है, वो समझ लेते हैं। ध्यान देना, दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछा गया है, तो ये बात बहुत ध्यान से कर लेना। देखो, कह रहा है ये परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित न होने, यानी खुले परिपथ की स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर होता है। यानी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होती बच्चों। ये जब क्या होता है, आपका धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस टाइम दोनों जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके अंतर का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल। यहाँ पे सेल द्वारा परिपथ में धारा भेजे जाने की स्थिति में दो इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है। यानी यहाँ पे जो विभवांतर है बच्चों, ये जब धारा चल रही होती है, जब आपकी सर्किट कंप्लीट होती है, यानी खुली नहीं बंद होती है, उस केस में आप कहते हो दोनों ही इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को आप क्या बोलते हो, विभवांतर बोलते हो। यह सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज है। यानी बच्चों यहाँ पे जो सेल से मिलने वाला यह अधिकतम वोल्टेज है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, जब बैटरी आप यूज नहीं कर रहे हो तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो क्या है, विभव का अंतर है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह सेल से प्राप्त होने वाले अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। मतलब यहाँ पे जो सर्किट में जब धारा प्रवाहित हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि सर्किट में वो अपनी पूरी धारा के हिसाब से आपको पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर ले। ये हो सकता है कम वोल्टेज पे भी काम कर रहा हो और ज्यादा पे भी काम कर सकता है। यानी यहां से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि दोनों टर्मिनल का यही मैक्सिमम है, ये उससे हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। ईएमएफ से परिकलित कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य होता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि यहां से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये कितना काम करेगा। ठीक है, यानी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, कितना विद्युत कार्य करेगा, ये आपको यहां से मैक्सिमम पता चल जाएगा। लेकिन विभवांतर से परिकलित कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य से कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्य आप निकालोगे वो हमेशा आपका मैक्सिमम जो वर्क ये परफॉर्म कर सकता है, जितना काम ये कर सकता है, उससे हमेशा कम काम ही निकलेगा अगर आप यहाँ पे परिकलन करोगे, गणना करोगे तो। यह सेल से अस्थाई धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यह सेल से अस्थाई धारा का प्रवाह, मतलब बच्चों
कि यहाँ से धारा आपकी बदलती नहीं है, फ्लैक्चुएट नहीं करती है, हमेशा एक कांस्टेंट विद्युत धारा क्या होगी, यानी फिक्स धारा आपकी क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, स्थिर धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पे अस्थायी धारा प्रवाहित के लिए उत्तरदायी नहीं होता, यानी यहाँ पे फ्लक्चुएशन चलती है, यहाँ पे धारा आपकी बीच बीच में क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर हो गया। इतनी बात समझ आई, क्लियर हो सारे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जल्दी बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कह रहा आवश्यकता क्या है बच्चों, आवश्यकता क्या है, कह रहा किसी अर्ध सेल का निरपेक्ष इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल सापेक्ष विभव ही ज्ञात किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी धातु की प्लेट का हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते। कैसे पता करेंगे कि इस प्लेट का कितना अपचयन विभव है या कितना इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन सापेक्ष निकाल सकते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है बच्चों किसी भी दूसरे प्लेट के कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके कंपेयर में इसकी प्रवृत्ति कितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ये बात निकाली जा सकती है। ठीक है, इसके लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड चुना जाता है जिसका विभव क्या हो, शून्य माना जाता है। यानी अगर हमें किसी धातु की प्लेट का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो हम किसी ऐसी प्लेट को क्या करते हैं, चुनते हैं जिसका विभव क्या हो, शून्य हो। अच्छा, शून्य हो, इससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव गणना हो जाती है। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे और कौन सी प्लेट लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कहने का मतलब यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संदर्भ इलेक्ट्रोड है। यानी ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका विभव हम जीरो लेके चलते हैं। बनाते कैसे हैं बच्चों, तो फिगर देखो और मैं चीजें बता देता हूं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कांच की नली में सील बंद प्लैटिनम तार जिसे प्लैटिनम फॉयल जुड़ा होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होगे, ठीक है, कि यहाँ पे एक प्लैटिनम फॉयल है, ठीक है, जो कि प्लैटिनम से क्या है, कोटेड है, और इसे एक प्लैटिनम वायर से ऐसे जोड़ दिया गया है, प्लैटिनम वायर से ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से जोड़ के हमने क्या किया है, एक टर्मिनल बना दिया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या किया है, फॉयल पर प्लैटिनम बैग की परत होती है, सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम, यानी ऑब्वियस सी बात है जो प्लैटिनम की वायर है उस पे हमने क्या किया है, एक सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम रखा है, यानी एक परत रखी है, फॉयल रखी है। कह रहा है इसे 1 मोल पर 1 मोलर H+ आयनों वाले अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है। यानी इसके चारों तरफ आप जो ये देख रहे हो विलयन, इसकी सांद्रता हमने कितनी रखी है, 1 मोल पर लीटर रखी है। ठीक है, दूसरी बात, एक बार दबाव पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस विलयन में 298 केल्विन तापमान पर निरंतर प्रवाहित की जाती है। यहाँ से बच्चों क्या किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर रखा जाता है बच्चों, वो कितना, एक बार रखा जाता है। प्लैटिनम फॉयल की सतह पर अभिक्रिया स्थल का कार्य करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्लैटिनम फॉयल है, इसी पे गैस के कण आके टकराते हैं और आयन में बदलते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली कि हमने यहाँ पे एक क्या बनाया, एक इलेक्ट्रोड बनाया। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, एक मेटल प्लेट की जरूरत पड़ती है और एक विद्युत अपघट्य की, जिसके अंदर हम उसे डुबा देते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। वही किया हमने यहाँ पे, एक बीकर लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, 1 मोल पर लीटर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वाले आयंस का एक विलयन बना लिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लैटिनम का तार लेके उसके ऊपर क्या कर दिया, प्लैटिनम की कोटिंग कर दी, और इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस एक बार प्रेशर पे हमने क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। अब ये हमारी बन के तैयार हो गई बच्चों क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो बन के तैयार हुई इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये काम कैसे करती है बच्चों,
ये काम आपका डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है कि दूसरा वाला इलेक्ट्रोड आपका क्या है, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर निर्भर करेगा कि ये कैथोड की तरह काम करेगा या फिर एनोड की तरह। अगर बच्चों यह एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन गैस आयन में बदलेगा, किसमें, आयन में, H+ आयन में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज, यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे H2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण। लेकिन अगर ये क्या करता है, कैथोड की तरह काम करता है, तो यहाँ पे H+ आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या होगा, अपचयन। अपचयन हुआ बच्चों तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है बच्चों कि ये कैथोड और एनोड दोनों का काम कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, अब इसे डिफाइन कर लो। मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों, किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव जब उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष मापा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर हमें बात करनी हो कि किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो आप कहोगे कि जब इसे हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अगर आप इसे क्या करोगे, मापोगे, उसके सापेक्ष आप निकालोगे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव, तो वो उसका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का शून्य माना जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव सदैव अपचयन अभिक्रिया से संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब है जब भी आप निकालते हो किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि हमेशा आपका अपचयन विभव निकलता है, ऑक्सीकरण विभव नहीं निकलता, जब भी आप क्या निकालते हो, सापेक्ष विभव निकालते हो। तो इतनी बात समझ आ रही है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन क्या होता है बच्चों, ठीक है, कैसे मापोगे, यानी अभी तो मैंने जो बातें बोली कि ठीक है भाई, धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है और उसके सापेक्ष निकालना है, किसके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकालना है। निकालोगे कैसे, ये समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जैसे अगर मुझे सपोज करो जिंक धातु का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक जिंक धातु के लिए क्या कंसीडर करूंगा, एक बीकर ले लूंगा, बीकर में जिंक सल्फेट ले लूंगा और उसकी सांद्रता रखूंगा 1 मोल पर लीटर, और अब इसे क्या करूंगा, बाहर के तार से आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, यहां पे लगा दूंगा साल्ट ब्रिज। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से इसे बना दूंगा गैल्वेनिक सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल। अब जब विद्युत रासायनिक सेल बनाऊंगा बच्चों, तो इसमें धारा तो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, मैं तुरंत यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा रखा है, इसी वोल्ट मीटर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मीजर कर लूंगा। अब जब विभवांतर मीजर कर लूंगा बच्चों, तो अब क्या करना है, अब ध्यान देना, इतना काम तो हो गया हमारा। अब जैसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग निकलेगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग के हिसाब से मुझे एक बात समझ आएगी, क्या समझ आएगी बच्चों, कि जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा, यानी कैसा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा है। और जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, वो धनात्मक यानी कैथोड की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहे हैं बच्चों, जिंक से निकल के हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। कैसे पता चला, कैसे गणना करोगे आप इसकी, तो आप ध्यान से देखना, जब आप सेल का क्या निकालोगे, ईएमएफ निकालोगे बच्चों, जब सेल का आप क्या निकालोगे, ईएमएफ निकालोगे, यानी सेल विभव निकालोगे, या इसे कह दूं ई सेल, ठीक है, तो ये बच्चों होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होता है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है, जो निकल के कितना आया बच्चों, 0.76 निकल के आया है। अब आप क्या करते हो, एक का तो 0 ले लोगे, इन दोनों का अंतर लेते हो ना बच्चों, और ये आया है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है बच्चों कि आपका जो विभवांतर है उसमें पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका यहाँ पे एक को तो 0 लेना है, किसको 0 लेना है बच्चों, 0 लेना है आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। इसका मतलब 0 आपका कौन होगा बच्चों, कि कैथोड माइनस ई एनोड, यही निकालते हो ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा सीधे सीधे, आपका क्या हो रहा है, जिंक ऋणात्मक है ना, तो इसका क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई जिंक का क्या निकल के आया है? 0.76 ना। एक सेकेंड, ये बच्चों जब आप निकालोगे तो ये कितना आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। ये कितना आएगा बच्चों? 0.76 क्या आएगा? माइनस का आएगा। अच्छा, ये माइनस साइन आपको सजेस्ट करेगा, क्या सजेस्ट करेगा? कि भाई एक का तो जीरो लेना है, तो जीरो किसको लूं? कैथोड को लूं। और ये कितना है बच्चों? 0.76 आएगा। कैसे आएगा? आप इसे क्या कर लो? x मान लो या ई एनोड रहने दो। अब जब आप इसे क्या करोगे, यानी आपका यहाँ पे जो मेजर किया है आपने वो कितना आया है बच्चों? 0.76। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0.76 आएगा बच्चों, क्या वो माइनस। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जब आप विद्युत विभवांतर यहाँ पे मेजर करते हो तो फिर से सुन लो ध्यान से। ठीक है, क्या करते हैं कि गैल्वेनिक सेल बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? गैल्वेनिक सेल बना देंगे। गैल्वेनिक सेल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे विभवांतर मेजर कर लेंगे। विभवांतर मेजर करके आया कितना बच्चों? 0.76 वोल्ट। वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये बात कंफ्यूज ना रहना। वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आएगा तभी आपकी रिएक्शन अपने आप चलेगी, धारा प्रवाहित होगी। अगर वो नेगेटिव आता तो धारा प्रवाहित अपने आप तो नहीं होती, सेल रिएक्शन अपने आप नहीं होती। तो ध्यान रहे वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब पॉजिटिव आया सेल का विभव, ठीक है, अब आपको समझना है कि कैथोड और एनोड में से कौन एनोड है और कौन सा कैथोड है। हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा? तो आपने यहां देखा कि भाई इसमें से एक इलेक्ट्रोड तो आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा, उसका विभव है ना, उसका विभव जीरो रहेगा। और एक का निकालना है, जिसका निकालना है उसे क्या ले लेते हैं बच्चों? एक्स ले लेते हैं। अब उसे एक्स ले लेंगे तो आप यहां देखोगे कि ये क्या आया है? पॉजिटिव आया है बच्चों। और ये अगर आपका क्या आया है? पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि आपका कैथोड यानी हाइड्रोजन को आपने क्या लिया है? जीरो लिया है। और ये आपका एनोड आपका क्या लिया है? एक्स लिया है। तो यहाँ पे इसका जो विभव आएगा वो क्या आएगा बच्चों? माइनस का 0.76 आएगा। ठीक है। इसी तरह से आप और चीजें देख सकते हो। किसका? कॉपर का भी निकाल के मैं दिखा देता हूं आपको। कॉपर के केस में भी बच्चों जब आप यहाँ क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आप यहाँ नेचर देखोगे। क्या करोगे? पहले कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ोगे। कॉपर वैसे ही बनाओगे जैसे जिंक को, कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की सांद्रता 1 मोल पर लीटर रखोगे और उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करोगे बच्चों? जोड़ दोगे। और जैसे ही जोड़ोगे इस मामले में आप दो बातें देखोगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या बनने लगेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी? हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी। यानी यहाँ कहने का मतलब है, हाइड्रोजन गैस कह रहा हूं बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी H2 गैस आपकी कन्वर्ट होने लगेगी किसमें बच्चों? H प्लस में, H प्लस आयन में कन्वर्ट होने लगेगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। और कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा बच्चों? अपचयन होने लगेगा। यानी कॉपर क्या होने लगेगा? जमा होने लगेगा। जमा होने लगेगा तो यहाँ पे क्या होने लगेगा बच्चों? अपचयन। अब आपने यहाँ नेचर देख के इतनी बात तो समझ लिया कि कौन क्या बनेगा? कैथोड बनेगा और कौन? एनोड। अच्छा, जिसका अपचयन हो रहा है बच्चों उसको क्या बना देंगे? कैथोड। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों उसे क्या बना देंगे? एनोड। गणना कैसे करेंगे? तो गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? ई सेल का, तो यहाँ क्या करते हैं बच्चों? ई कैथोड, क्या करते हैं? ई कैथोड माइनस क्या करते हैं बच्चों? ई एनोड करते हैं। अब आपको पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड ही तो हमें निकालना है। ई कैथोड निकालना है तो इसे क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें किसका निकालना है? कॉपर का निकालना है। ऑक्सीकरण किस पे हो रहा है? हाइड्रोजन पे हो रहा है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पे हो रहा है तो हाइड्रोजन का हमने क्या लिया है? जीरो लिया है। और ये जब मेजर किया गया तो बच्चों कितना आया था? 0.34 आया था। 34, 0.34 आया है तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.34 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या निकालते हो बच्चों? किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हो बच्चों? विभव निकालते हो। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना? क्लियर है सबको? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। बाकी आप लोग एक काम मेरा साथ साथ और कर सकते हो बच्चों, ये बैच आप बाकी लोगों को भी बता सकते हो। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब पे, ठीक है, वो लोग ये बदलाव की कक्षा क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग सुबह 5:30 से 6:30 होता है, जिसमें आपको नोट्स वगैरह और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं एक साथ। आपके डाउट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन करके भी देख सकते हो।
बाकी हम अपने काम पे वापस आ जाते हैं, ध्यान देना। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। और अगर ये क्लियर है तो इसके बाद बात करनी है आपको क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी की। किसकी बात करनी है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की। अच्छा, आप लोगों को विभव वगैरह निकालना समझ आ गया, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अभी जो मैंने आपको निकालना सिखाया क्या, विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव निकालना सिखाया है हर एक इलेक्ट्रोड का। अब इन्हीं विद्युत विभव को अगर बढ़ते या घटते क्रम में आप सारे धातुओं का, सारे तत्वों को अगर क्या करोगे, अरेंज करना शुरू कर दोगे, इनको रखना शुरू कर दोगे, तो हम उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। या इसको हम सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, यानी एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, तो ध्यान देना आप लोग, ये जो आपकी एक्टिविटी सीरीज है बच्चों, ये कैसे रखी गई है, देखो यहाँ से सबसे ऊपर जो रखा गया है बच्चों, वो किसको रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है फ्लोरीन को। फ्लोरीन आप लोग जानते हो ना कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने वाला तत्व है ये, सबसे ज्यादा प्रवृत्ति रखने वाला तत्व है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। इसका मतलब है बच्चों कि इसका जो क्या होगा, अपचयन विभव होगा, वो बच्चों क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका होगा बच्चों, फ्लोरीन का होगा, यानी जिसकी क्या होती है, टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इसके बाद बच्चों आप यहां ध्यान से देखोगे तो ऐसे रखा गया है नीचे की तरफ, आप यहां देखोगे कि इनका विभव क्या हो रहा है बच्चों, नीचे की तरफ कम होता जा रहा है। और कम होते होते यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, हाइड्रोजन का हमने क्या लिया है रेफरेंस में, 0 लिया है बच्चों, तो धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, ऑर्डर है बच्चों, ये क्या है, ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है बच्चों, तो ये ऑर्डर है आपके क्या, इलेक्ट्रोड विभव का, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का ऑर्डर है। अब आप अगले वाले पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका अब नीचे की तरफ जैसे जा रहे हो वैसे ही क्या हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, यानी नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ये है मेटल्स, यानी हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर हम इसे क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है धातुओं की। और जब कम होती जाती है तो इनका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों, माइनस में आता है, ठीक है, माइनस में आता है। यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी इनकी त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, लूज करने की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, जैसे जिसका इलेक्ट्रोड विभव बच्चों ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है बच्चों वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और उल्टा हम कह सकते हैं ये क्या होता है, क्या होता है, बहुत ही दुर्बल होता है, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक बहुत दुर्बल होता है और ऑक्सीकारक बहुत प्रबल होता है। किसका, जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, बहुत ज्यादा हो। उल्टा भी आप कह सकते हो बच्चों, उल्टा ये कह सकते हो कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बहुत कम होता है, वो प्रबल अपचायक होता है बच्चों। और जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव जिसका कम होता है वो दुर्बल क्या होता है, आपका ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो ऐसी बातें हम यहाँ से श्रेणी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको श्रेणी दिखाई बच्चों, ये श्रेणी तो आपको याद रखनी है, लेकिन ध्यान रहे इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, आप कैसे कैसे इसका क्या काम है वो कैसे समझोगे, तो ध्यान देना। ऑक्सीकारक और अपचायक की सापेक्ष शक्तियां, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे सापेक्ष शक्तियां की बात, तो वही जो ऐसा मैंने कहा, श्रेणी में स्थित ऊपर वाले तत्वों का अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन का 2.87 है, ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। श्रेणी में नीचे स्थित तत्व जो है बच्चों, ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होते हैं बच्चों, प्रबल अपचायक होते हैं।
जैसे आपका लिथियम हो गया, लिथियम का जो सबसे क्या है मतलब लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे कम है, माइनस का 3.05 है। ये क्या है बच्चों, प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो पहला तो अनुप्रयोग ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि कौन अपचायक है और कौन क्या है, अक्सीकारक है किसी भी अभिक्रिया में। अब यहाँ सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते हो। जैसे बाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण, दाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखते हैं। अब लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए आवश्यकता अनुसार इनार्ड वैल्यूज को क्या करना है, गुणा नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को गुणा कर रहे हो तो आप उसके लिए इनार्ड वैल्यूज को कभी गुणा नहीं करोगे। ई सेल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो ध्यान रहे, आप किसी भी सेल के ईएमएफ की गणना कर रहे हो, सेल विभव की गणना कर रहे हो, तो उसमें बस आपको केवल क्या करना है बच्चों, कैथोड में से एनोड का सेल विभव क्या कर देना है, इलेक्ट्रोड विभव क्या करना है, माइनस करना है। इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों इलेक्ट्रोड का आपको जो सेल विभव आप यूज करने निकालने के लिए यूज करोगे, उसमें आप दोनों का क्या यूज करोगे बच्चों, दोनों में आप यूज करोगे क्या, दोनों में आपको यूज करना है अपचयन विभव यूज करना है। इन 8 सेल अगर आपका बच्चों क्या आता है, ज्यादा आता है यानी पॉजिटिव आता है, इस सेल पॉजिटिव यानी सेल विभव अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है अभिक्रिया संभव है। और ई सेल अगर नेगेटिव आता है तो बच्चों विपरीत दिशा में अभिक्रिया होगी, यानी आगे की दिशा में अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करनी है आपको अभिक्रिया के संभावना की भविष्यवाणी, यानी कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं, कैसे समझोगे, कैसे पता चलेगा कि आगे संभव है या नहीं। तो बहुत ध्यान से समझ लो। एक अभिक्रिया तभी संभव है बच्चों जब अधिक अपचयन विभव वाला जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यानी कहने का मतलब है कि जब आप दो धातुएं एक साथ जोड़ के गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल बनाते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैथोड वही बने जिसका आपका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है और एनोड वो बने जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम है। तो आइए चेक करते हैं कि ये जो लिखी हुई रिएक्शन है ये अपने आप होगी या नहीं होगी, या आगे की दिशा में होगी या पीछे की दिशा में होगी। तो देखो, कॉपर है बच्चों, कॉपर क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बच्चों प्लस का 3,4 होता है। ये किसका कह रहा हूं मैं, कॉपर का होता है। सिल्वर का बच्चों क्या होता है, सिल्वर के लिए आप ये चीजें चेक कर लो। इलेक्ट्रोड विभव किसका चेक करना है बच्चों, आपको सिल्वर का चेक करना है। अगर आपको सिल्वर का चेक करना है इलेक्ट्रोड विभव, तो आप सिल्वर का चेक करो। सिल्वर का देखो कितना आ रहा है, सिल्वर का आप यहाँ चेक करो बच्चों। सिल्वर का आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड विभव, अगर तो आप यहाँ पे आराम से देखना, देखो कितना दे रखा है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, ये दे रखा है ना। ठीक है, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चों, और कितना दे रखा है बच्चों, 0.8 दे रखा है। ठीक है, अब आपको बात समझ आ जाएगी, ध्यान देना। देखो सिल्वर का दे रखा है बच्चों कितना, 0.80। अब ये बता दो, इसमें से आपको पता तो चल ही गया होगा कि किसका सेल विभव ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव किसका है, सिल्वर का ज्यादा है। तो इसे क्या बनाओगे बच्चों, इसे बनाओगे कैथोड, और इसे बनाओगे क्या बच्चों, एनोड। इतनी बात डिसाइड हो गई, ऐसे डिसाइड करते हैं। अब ये कैथोड बन गया, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब बच्चों कि Ag प्लस बदलना चाहिए किसमें, Ag में। और कॉपर क्या होना चाहिए बच्चों, कॉपर बदलना चाहिए किसमें, कॉपर 2 प्लस में। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या रिएक्शन ऐसी ही लिखी हुई है बच्चों, नहीं, रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है। किसका अपचयन यहाँ पे दिखा रहा है, कॉपर का। कॉपर का क्या दिखा रहा है बच्चों, अपचयन दिखा रहा है। अब क्या होना चाहिए, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कम है तो इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण, जबकि दिखाया क्या है, अपचयन दिखाया है। सिल्वर का क्या दिखा रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण दिखा रहा है, और जबकि सिल्वर का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है उसका क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। उल्टा दिखा रखा है ना। इसका मतलब है कि आगे की तरफ रिएक्शन संभव नहीं है। ये रिएक्शन क्या होगी, उल्टी डायरेक्शन में होगी, किधर से, पीछे की तरफ। कि सिल्वर क्या होगा, सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट होगा, कॉपर क्या होगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं
कि कौन से केमिकल रिएक्शन की संभावना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या आगे की दिशा में चलने की या पीछे की दिशा में चलने की। ठीक है, तो एक ही रूल आपको ध्यान रखना है, वो बहुत बेसिक सा, क्या याद रखना है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा उसी का अपचयन होना चाहिए और जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम उसी का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी अभिक्रिया चलेगी अपने आप। ठीक है, अब ध्यान देना, हाइड्रोजन अम्ल का विस्थापन बच्चों, हाइड्रोजन अम्ल का विस्थापन क्या होता है बच्चों। अब आप लोगों को रहता है ना, आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा था कि ये वाली धातु हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित नहीं करती है। ये वाली मेटल, ये वाली धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, किससे, अम्ल से। क्यों नहीं करती है बच्चों, तो उसका मतलब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केवल वही धातुएं क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, जिनका अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, जिसका अपचयन विभव हाइड्रोजन से क्या होता है बच्चों, कम होता है। केवल वही हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो जैसे जिंक, मैग्नीशियम, निकिल, ये सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का विभव ऋणात्मक होता है, यानी हाइड्रोजन से कम होता है। अब हाइड्रोजन से कम होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखोगे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जितने भी आपके धातुएं हैं जिनका क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब विभव अगर क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, ऋणात्मक विभव वाली धातुएं ही सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, यही क्या कर सकती हैं, केवल अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक, कुछ भी है नहीं, चलो ठीक है। तो बच्चों क्लास मिस मत किया करो आप लोग, ठीक है। और जिन लोगों ने भी क्लास मिस की है, चीजें हैं, आप उन्हें अपडेट कर दो कि कोई भी क्लास मिस करना इस टाइम पे बहुत मतलब नुकसान वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और आप लोग अपडेट्स ले लिया करो। किसी किसी दिन बीच में क्लास नहीं हो पाती बच्चों, तो फिर भी मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज नहीं आया तो क्लास नहीं होगी, अगली वाली क्लास आपकी अपने टाइम पे ही होगी और क्लास आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना काम सारा निपटा लेना। और जिन बच्चों ने आप आज की क्लास नहीं ली, रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे पड़ जाएगी, नोट्स आपके लिंक में मिल जाते हैं, वहां से आप सारी चीजें कर लेना ताकि अगली क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।